अब देखो, अब लेते हैं हम शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो देखो 1674 में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया। क्या हुआ था? 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक। 1672 करवाया था, 72 नहीं है, 74 है, ठीक है। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वो कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 2 बार। एक बार 15 जून 1674 और एक बार 4 अक्टूबर 1674। क्लियर? 15 जून 1674 को जो राज्याभिषेक किया था वो काशी के ब्राह्मण ने किया था जिसका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट। क्लियर? गंगा भट्ट बहुत प्रसिद्ध काशी का विद्वान आदमी था। और 4 अक्टूबर को जिसने किया था उसका नाम था निश्चलपुरी गोस्वामी। क्या नाम था? निश्चलपुरी गोस्वामी। ये मैंने अभी आपको बता दिया था। वहाँ 1672 लिख दिया था, 1674 याद रखना है इसको, ठीक है। 1674 में हुआ था। 1672 में तो उनका जो युद्ध हुआ था, सिपेलहर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और मोरोपंत ने उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो जब ये अपने आप को राष्ट्र तिलक करवाता है तो इस राष्ट्र तिलक के बाद में 12वें दिन उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 12वें दिन उनकी माँ जीजाबाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ क्या होता है कि 15 जून 1674 को जब उसका राज्याभिषेक किया जाता है तब वास्तविक रूप से वो स्वामी बनता है उस राज्य का और वो एक उपाधि धारण करता है, उपाधि। और उस उपाधि का नाम था छत्रपति। कौन सी उपाधि थी? छत्र। क्लियर? छत्रपति की उपाधि धारण करता है। और इसके अलावा उसने अपने आप के उद्देश्य निश्चित किए और उसने हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही, गो प्रतिकारक, इनकी उपाधियां धारण की। यानी हिंदुओं का, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला, गाय की रक्षा करने वाला। बात समझ आएगी? ये शिवाजी के द्वारा उपाधियां धारण की गई। ये उसके जीवन का उद्देश्य बता दिया और छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। छत्रपति का मतलब ये था कि ईश्वर के बाद में न्याय करने वाला या शासन करने वाला अंतिम व्यक्ति। इसका स्थान ईश्वर से नीचे था। और उसी दिन यानी 15 जून 1674 के दिन ही उसने अष्टप्रधान की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? अष्टप्रधान की नियुक्ति की। देखो अष्ट दिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। किसी को याद है अष्ट दिग्गज? मेरे को याद है बहुत अच्छे से, मैं समझ सकता हूं कि आपके किसी के भी याद नहीं रहा होगा। पेडन्ना, तेनालीराम, मल्लन, मर्रन, ये याद है कि किसी को भी? कोई बात नहीं, कोई बात। तो ये अष्ट प्रधान है, वो अष्ट दिग्गज थे। बात समझ आ रही? वो कौन थे? अष्ट दिग्गज। और ये थे अष्ट प्रधान। क्लियर? अष्ट प्रधान यानी आप सीधा सा समझ गए। मैंने उस टाइम भी बताया था कि एक अष्ट प्रधान आएगा, वो शिवाजी में आएगा, तब बताऊंगा। तो ये जो अष्ट प्रधान थे ये मंत्री परिषद नहीं थी, ये मंत्री परिषद नहीं थी, ये याद रखना है। ये इसके सलाहकार जरूर थे, सलाहकार थे। और इस अष्ट प्रधान में कुल 8 पद थे। कितने पद थे? 8। और जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद था वो था पेशवा। पेशवा। और पेशवा को कहा जाता था प्रधानमंत्री। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। अब देखो प्रधानमंत्री के कार्य की अगर बात की जाए तो ये राजा का नायब होता था। छत्रपति का क्या होता था? नायब। नायब की बात अगर समझ में आए तो इतना सा समझ लेना कि शासक की अनुपस्थिति में उसके कार्य करने वाले को क्या कहते थे? नायब। बात समझ आ गई? और जितने भी शाही आदेश होते थे उन शाही आदेशों में
छत्रपति के नीचे इसकी मोहर लगी होती थी। ऊपर ऊपर तो छत्रपति साइन करता था और उसके नीचे कौन साइन करता था? पेशवा। पेशवा को ही प्रधानमंत्री कहते थे। बात समझ आ रही है? यानी ये प्रशासनिक प्रमुख होता था। क्या होता था? प्रशासनिक प्रमुख। यानी सारी नियुक्तियां लगभग लगभग यही करता था और राजा इस पे अपनी सहमति देता था। क्लियर? ये प्रधान सलाहकार होता था राजा का। और अगर इसकी बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी के दो पेशवा हुए, प्रसिद्ध पेशवा दो हुए। एक उसके राजा बनने से पहले पेशवा था, यानी छत्रपति उपाधि धारण करने से पहले पेशवा था, और एक उसके बाद में था। तो पहले की अगर बात की जाए तो उसका नाम था श्यामराज नीलकंठ। क्या नाम था? श्यामराज नीलकंठ। और उसके छत्रपति बनने की बात की जाए तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उसका नाम था मोरोपंत त्रिमाल पिंगले। मोरोपंत त्रिमाल पिंगले। और ये नाम मैंने 1672 में जो सिलेहर का युद्ध करवाया था, आपको याद हो, तो उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मोरोपंत त्रिमाल पिंगले के द्वारा। और ये आदमी इतना कुवतदार था कि इसने 3 सेना नायकों को हराया था। एक शाही सेना का दिलेर खान, शाही सेना, मुगल शाही सेना का प्रमुख दिलेर खान, एक मुगलों के दक्कन का सूबेदार बहादुर खान, और तीसरा कौन था? गुजरात का सूबेदार। क्लियर? तो पेशवा आपके समझ में आएगा, पेशवा यानी प्रधानमंत्री। दूसरा जो अष्टप्रधान था उसका नाम था अमात्य या मजूमदार। अमात्य या मजूमदार। अमात्य या मजूमदार किसे कहते थे? देखो, ये होता था, ये वित्त मंत्री होता था। कौन सा मंत्री होता था? वित्त मंत्री। बात समझ आ गई? और वित्त मंत्री का कार्य क्या होगा? वित्त मंत्री का कार्य होता था लेखा जोखा रखना। क्या रखना? लेखा जोखा रखना। वित्त मंत्री। अमात्य या मजूमदार जो होता था, ये पेशवा के बाद में दूसरा होता था, और ये पैसे का और ये सारा लेन देन वो यही करता था। सॉरी, ये गृह मंत्री होता था, वित्त मंत्री नहीं होता था, ये गृह मंत्री होता था। और गृह मंत्री का कार्य क्या होता है बताओ? गृह मंत्री का कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा। गृह मंत्री का कार्य क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा इसका कार्य था। और आंतरिक सुरक्षा में बताओ, गुप्तचर विभाग किसके अधीन आएगा? इसी के अधीन आएगा, क्योंकि आज भी गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग इसी के अधीन आता था। समझ आएगी? गुप्तचर विभाग इसी के अधीन आता था। ये तुम्हारे को याद रखना है। ये राजा के अंगरक्षकों की नियुक्ति करता था। राजा के अंगरक्षकों की नियुक्ति करता था। आज भी अगर बात की जाए, जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, इनके अंगरक्षकों की नियुक्ति बताओ, इनके अंगरक्षकों की नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। और गृह मंत्रालय में जो SSC-GD के थ्रू जो CISF, CRPF, समझ आएगा, ये लेते हैं ना पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी नियुक्ति की जाती है। बात समझ आएगी? उनमें जो ब्लैक कमांडो जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर? तो ये अमात्य या मजूमदार जो था वो गृह मंत्री होता था, आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन करता था, इसके अधीन गुप्तचर विभाग आता था, और राजा के अंगरक्षकों की नियुक्ति भी यही किया करता था। बात समझ आ गई? और इसमें भी 2 नाम प्रसिद्ध आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है नीलोजी। नीलोजी याद है क्या आपके? बताओ, कौन से दुर्ग को छीना था नीलोजी से? पुरंदर के किले को। कौन से किले को छीना था? पुरंदर के। शाबाश। पुरंदर के किले को षड्यंत्र के द्वारा छीना था, और वो षड्यंत्र में बहुत प्रसिद्ध आदमी था। कौन? नीलोजी। ठीक है। दूसरा था, इसके बाद में जो बना, बालकृष्ण पंत हनुमंते।
बालकृष्ण पंत हनुमंत, ये प्रसिद्ध आदमी है। ये शिवाजी के वो पायक हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, मोरोपंत त्रिमाल पिंगले, नीलोजी, बालकृष्ण पंत हनुमंते। समझ आ रहा है? ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, ये आपके याद होने चाहिए। अच्छा, दो हो गए, पेशवा हो गया, अमात्य या मजूमदार हो गया। इसके अलावा 5 और होते थे। कौन कौन से होते थे? तीसरा होता था वाकया नवीस, चौथा होता था दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत। ये होता था विदेश मंत्री। कौन सा मंत्री होता था? विदेश मंत्री। वाकया नवीस जो होता था, ये रोजाना का मतलब जो हिसाब किताब रखता था, हिसाब किताब। और इसके अलावा जो दरबार की घटनाएं होती थी, दरबार की घटनाओं का संग्रह वाकया नवीस, दबीर या सुमंत। दबीर और सुमंत कौन होता था? विदेश मंत्री। बाकी दबीर या क्या सुमंत कौन होता था? विदेश मंत्री। अपना विदेश मंत्रालय जो होता था, यानी इसका काम क्या होगा बताओ? संधि, युद्ध और संधि की नीतियां तय करना, समझ आएगा? और उनसे विदेशी राज्यों से संबंध बनाने की नीति जो करेगा। हालांकि युद्ध करेगा कौन? सर ए नौबत यानी सेनापति करेगा। युद्ध का जो प्रधान किया जाता था वो किया जाता था सर ए नौबत। सर ए नौबत कौन होता था? सेनापति। कौन होता था? सेनापति। तो 5 होता था सर ए नौबत, ठीक है। 6ठा होता था पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव की अगर बात की जाए तो ये राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देता था। पंडित राव का क्या काम होता था? छत्रपति को धार्मिक मामलों में सलाह देना, ठीक है। वाकया नवीस को मंत्री भी कहा जाता था। वाकया नवीस को क्या कहा जाता था? मंत्री। एक होता था सुरु नवीस, यहां लिख दूं, दिख रहा है कितना? सुरु नवीस, सुरु नवीस को सचिव कहा जाता था। वाकया नवीस और सुरु नवीस, और सुरु नवीस को क्या कहा जाता था? सचिव, सेक्रेटरी। और जो पत्रकार विभाग होता था, पत्राचार, क्योंकि राजा के पास महत्वपूर्ण सूचनाएं आती थी और राजा महत्वपूर्ण सूचनाओं को दूसरे को देता था, तो पत्रचार जो विभाग होता था वो इसके डिपार्टमेंट के अंदर होता था। पत्रकार या पत्राचार विभाग इसके अधीन आता था, समझ आएगा? तो पत्राचार विभाग जो होता था वो इसके अधीन आता था। और इसमें 2 पद होते थे, एक होता था चिटनीस और दूसरा होता था मुंशी। इसमें 2 लिपिक होते थे एक तरह से। इसमें कितने लिपिक होते थे? 2। एक को कहते थे चिटनीस, चिटनीस, और दूसरे लिपिक का क्या नाम था? मुंशी। जैसे अगर आपने आज की बात की जाए तो LDC, UDC होते हैं ना, तो वो इसी प्रकार ये 2 इसी के अधीन आते थे। और लास्ट का होता था न्यायाधीश। कौन होता था? न्यायाधीश। तो ये कुल मिला के अष्टप्रधान इसके दरबार में रहते थे। और इनकी नियुक्ति 1674 में 15 जून को इन्होंने कर दी थी। समझ आ गया? दोबारा इसको देख लेना। पेशवा, प्रधानमंत्री। पेशवा या प्रधानमंत्री ये नायब होता था। ये राजा के समस्त कार्य, उसकी अनुपस्थिति में समस्त कार्य करता था। राजा की जितने भी साइन होते थे उनके नीचे इसकी मोहर लगती थी। और ये प्रशासनिक मुख्य होता था। सभी नियुक्तियां इसी के द्वारा की जाती थी। इसके 2 नायब, 2 जो पेशवा थे वो प्रसिद्ध थे। एक शामराज नीलकंठ था और दूसरा था मोरोपंत त्रिमाल पिंगले। क्लियर? दूसरा बात की जाए अमात्य या मजूमदार। अमात्य या मजूमदार को गृह मंत्री
और आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख माना जाता था, जो गुप्तचर खुफिया विभाग का भी प्रमुख हुआ करता था। और ये राजा के अंगरक्षकों की नियुक्ति भी यही करता था, राजा की सुरक्षा का भार भी इसी पे था। और इसकी बात किया जाए तो ये पहले तो ना नीलोजी और उसके बाद में बालकृष्ण पंत हनुमंते बना था, बड़ा प्रसिद्ध आदमी था। और इसका जो गुप्तचर था, इसका जो मेन एजेंट था 0005 XXX, ऐसे सुना है XXX एजेंट। तो एजेंट कौन था इसका? कृष्ण जी भास्कर। कौन था? कृष्ण जी भास्कर, जिसने ये पता लगा कि इसको राजा को सूचना दे दी थी कि जब अफजल खान तुम्हारे से मिलेगा तो वो तुम्हारी क्या करेगा? हत्या करेगा। बात समझ आएगी? यानी राजा के पास तमाम सूचनाएं होती थी। तो ये था। इसके बाद में दो होते थे, एक तो वाकया नवीस और एक शुरू नवीस। वाकया नवीस और शुरू नवीस। वाकया यानी हालात, वाकया यानी हालात, समझा क्या? यानी हिसाब किताब रखता था और दरबार की घटनाओं का संकलन करता था। यानी रोजाना दरबार में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, इसका संकलन कौन करता था? वाकया नवीस। और जो शुरू नवीस होता था, ये जितने भी पत्र आते थे, राजा के पास पत्र आ रहे थे और राजा किसी को पत्र भेज रहा था, तो पत्र भेजने के लिए और उसके लिए वो शुरू कर देता था। और वो इसके दो कार्य होते थे, जिन्हें चिटनीस और मुंशी कहा जाता था। दबीर या सुमंत किसे कहा जाता था? विदेश मंत्री को, जो संधि युद्ध इनकी नीतियों का निर्धारण करके और राजा को सलाह दिया करता था। और युद्ध जो करता था वो सेनापति, जिसे कहते थे सर ए नौबत, सेनापति। पंडित राव राजा को, छत्रपति को धार्मिक मामलों में सलाह देता था और न्यायाधीश न्याय करता था। लेकिन सबसे ऊपर जो होता था वो राजा होता था। न्यायाधीश के खिलाफ भी अपील की जा सकती थी। किसके दरबार में? छत्रपति के दरबार में। तो ये अष्ट प्रधान जो थे, इनके मार्फत से ये राज किया करता था। अब देखो, इन अष्ट प्रधानों में बात की जाए तो चार जो होते थे, पेशवा के बाद में अमात्य के बाद में दबीर और दबीर के बाद में वाकया नवीस। ये जो चार होते थे, इन चारों को राज दरबार में रहने के अतिरिक्त अलग अलग प्रांत और सूबों का प्रमुख भी बनाया जाता था। बात समझ आ रही है? कि दरबार में रहेंगे, राजा की सहायता भी करेंगे। इनमें इतनी दम होती है कि ये अपने राज्य को भी चलाएंगे, प्रांत को भी चलाएंगे और राजा की सेवा भी करेंगे। बात समझ आएंगी? तो ये राजा के दरबार में रहेंगे और वहाँ अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे प्रांत में। बात समझ आ रही है? और कभी जरूरत पड़ेगी तो ही प्रांत में जाएंगे, वरना राजा के दरबार में रहेंगे। तो ये चारों का ये भी याद रखना है। और बाकी ये जो चार है, सर ए नौबत सेनापति, इसे किसी भी प्रांत का मुखिया नहीं बनाया जाता था। पंडित राव नहीं बनाया जाता था। शुरू नवीस पत्रकार विभाग को नहीं बनाया जाता था और न ही न्यायाधीश को कोई भी प्रांत नहीं दिया जाता था। बात समझ आ गई? तो ये राजा के सलाहकार हो गए। ये राजा के क्या हो गए? सलाहकार। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब अगर बात की जाए प्रशासन की, तो ये अपने जो शासन था उसको चार प्रांतों में विभाजित किया था। चार प्रांतों में विभाजन किया था। यानी 1674 में इसने चार प्रांतों में विभाजन किया है इसको, ठीक है। लेकिन 1679 में इसने राजस्व के लिए अन्नोजी दत्तो का नाम सुना है? अन्नोजी दत्तो ने इन्हें 12 और फिर बाद में इन्हें 16 प्रांतों में विभाजन किया था। बात समझ आ गया? अन्नोजी दत्तो ने राजस्व निर्धारण के लिए किया था, भू राजस्व निर्धारण के लिए। क्लियर? तो अपन चार प्रांतों का देख लेते हैं। हालांकि वो तो प्रांतों का सिस्टम एक ही रहेगा, चाहे एक प्रांत का भी अध्ययन करेंगे तो सभी में एक ही सिस्टम रहेगा। बात समझ आएगी? तो प्रांतों की अगर बात की जाए तो प्रांतों के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर या सूबेदार भी कहते थे। गवर्नर या सूबेदार। क्लियर? और प्रांतों को अगर बात किया जाए तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, एक परगनों में और दूसरा तालुकों में। तालुका, परगना और तालुका। और परगनों की अगर बात की जाए तो परगनों को फिर विभाजित किया गया और एक का नाम था तरफों में।
अब आप कहोगे साहब तरफ तो बहमनी साम्राज्य में प्रांत को कहते थे, बात समझ आएगी। और दूसरा था मौजों में, किसमें? मौजों में, समझ आएगा। और परगनों को प्रमुख को मामलातदार कहते थे। क्या कहते थे? मामलातदार। मामलातदार तरफ के परगनों के प्रमुख को कहते थे, समझ आएगा, ये प्रसिद्ध था। अच्छा, तालुका के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तालुकेदार। क्या कहते थे? तालुकेदार, तालुकेदार। और बाकी तो आपको सीधा याद रखना, जैसे तरफ है तो उसके तरफ के प्रमुख को क्या कहेंगे? तरफदार, बात समझा। और इसको क्या कहेंगे? मौजेदार। लेकिन यह आपको याद रखना है, मामलातदार किसको कहा जाता था? परगनों के प्रमुख को कहा जाता था, समझाएगा। प्रशासन की जो सबसे नीचे की इकाई थी, नीचे नीचे, वो होता था गांव। क्या होता था? गांव। और गांव की अगर बात की जाए तो यहां का प्रमुख होता था पाटिल। कौन होता था? पाटिल। यहां का एक दो अधिकारी होते थे, पटेल और पाटिल। पाटिल पटेल को ही पाटिल कहते थे। कई कई जगह यहाँ क्या कहते थे? पटेल। तो पटेल उत्तर भारत में कहते हैं, और दक्षिण भारत में उस पटेल को ही क्या कहा जाता है? पाटिल कहा जाता है। बात समझ आएगी। तो ये प्रांतों का विभाजन था। और इसके अलावा प्रत्येक प्रांत में क्या होता था कि एक दुर्ग होता था। प्रत्येक प्रांत में नहीं, प्रत्येक प्रगने में एक दुर्ग होता था। दुर्ग, दुर्ग समझ में आ गया? यानी एक किला होता था। मैंने कहा कि उसने वहाँ का किला जीता, वहाँ का किला जीता, तो ये तो मैन किले होते थे। उन मैल किलों के नीचे परगने या तालुकों में परगने होते, किले होते थे। तो किले का प्रशासन की अगर बात की जाए, किले के प्रशासन की, तो किले के प्रशासन में 3 आदमी होते थे महत्वपूर्ण। कितने आदमी होते थे? 3। पहला होता था हवलदार। कौन होता था? हवलदार, ठीक। दूसरा जो प्रमुख होता था वो होता था सर ए नौबत, सर ए नौबत। और तीसरा होता था सबनीस हवलदार, सबनीस हवलदार। तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति होते थे जो पूरे किले का प्रशासन चलाते थे। बात समझ आएगी। और इनमें हवलदार और सर ए नौबत, ये तो होता था मराठा। ये तो कौन होता था? मराठा, ठीक। और ये सबनीस हवलदार जो होता था, ये होता था ब्राह्मण। कौन होता था? ब्राह्मण। बात समझ आएगी। सबनीस कौन होता था? ब्राह्मण। तो किले का प्रशासन इनके द्वारा किया जाता था। क्लियर? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया? ये लो। अब बात करते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, तो सैन्य व्यवस्था की बात की जाए तो छत्रपति के अधीन 2 प्रकार की सेना थी। एक थी थल सेना और दूसरी थी जल सेना। थल सेना और दूसरी कौन सी थी? जल सेना। जो प्रमुख थी वो थल सेना थी, जल सेना तो बहुत कम काम आती थी। बात समझ आ गई। तो थल सेना का अपना अध्ययन करें तो वो 2 प्रकार की थी। थल सेना कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। एक जो अश्वसेना, अश्वसेना, अश्वसेना को कहा जाता था पागा। क्या कहा जाता था? पागा। और एक थी पैदल सेना, पैदल सेना। और पैदल सेना को कहा जाता था पाइक। क्या कहा जाता था? पाइक। क्लियर? समझ में आ गया? अश्वसेना को क्या कहा जाता था? पागा। और पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइक। क्लियर? अब इनमें क्या होता था? एक विभाजन होता था, एक रैंकिंग सिस्टम होती थी। कैसे होती थी? जैसे 25 घुड़सवार जो होते थे, घुड़सवार कह दो या पागा कह दो, तो उनके ऊपर एक होता था सिलेदार, हवलदार। कौन होता था? हवलदार। बात समझ आ गई? तो 25 घुड़सवार होते थे, उनके ऊपर क्या होता था? एक हवलदार होता था। हवलदार आज भी अपनी जो थल सेना है उसमें भी हवलदार पोस्ट है। पता है क्या? हवलदार साहब रिटायर होके आगे, नहीं सुना कभी? अच्छा, अब 5 हवलदार, 5 हवलदार। अब देखो 5 हवलदार देखेंगे तो घुड़सवार कितने हो जाएंगे? 125, 25 समझाएगा? 25 पंजे 125। उसमें होता था एक जमालदार।
क्या होता था, एक जमालदार। और 10 जमालदार अगर हो जाए तो 10 देखो 25 है 1250, तो उसमें कई किताबों में 8 मिलता है, जबकि जादूनाथ सरकार बताता है कि 8 जमालदार होते थे। तो 8 जमालदारों के हिसाब से तो कितना हो गया, 1000 घुड़सवार। क्या हो गया, 1000। और 10 जमालदारों के हिसाब से कितना हो गया, 1250। तो उसको कहते थे एक हजारी, एक हजारी। ठीक। और इसके अलावा अगर 5000 जो घुड़सवार होते थे, 5000 घुड़सवार, 5000 घुड़सवार कह दो या 5000 कह दो, ये 1000 ही है। और 5000 को पंचहजारी कहते थे। क्या कहते थे, पंचहजारी। अब देखो पंचहजारी शब्द अपना पहले भी काम में आ चुका। कहाँ आया है अपना काम, पंचहजारी शब्द अपने संभाजी के लिए लिया है। जो पुरंदर की संधि हुई उसकी तीसरी शर्त थी कि संभाजी को 5000 का पंचहजारी रैंक दी जाएगी और उसके बाद में इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। और ये जो घुड़सवार होते थे ये 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के। घुड़सवार भी 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से, एक होता था बारगीर और दूसरा होता था सिलेदार। बारगीर और सिलेदार। बारगीर जो होते थे वो अपना सामान जो होते थे वो राजा से लिया करते थे। किसे लेते थे, राजा से। यानी राज्य घोड़े का सामान देगा, घोड़े का सामान। अगर घोड़ा मर गया तो कौन देगा, राज्य देगा। बात समझ आएगी। घोड़े से संबंधित उसका पैडल टूट गया, कोई भी चीज, कोई भी खर्चा कौन देगा, बारगीर। बारगीर को राजा देगा। और शिलेदार की अगर बात की जाए, शिलेदार जो पोस्ट वाले होते थे वो राज्य का घोड़ा, राज्य का जो घोड़े का खर्च था, अश्व का खर्च वो स्वयं उठाते थे। उनके बदले उन्हें क्या दिया जाता था, पैसे। ये मुगलों में मैंने आपको बताया है, समझ आएगा। तो यहाँ जो घोड़े का खर्च था स्वयं द्वारा उठाया जाता था। किसके द्वारा उठाया जाता था, स्वयं के द्वारा। तो बरगीर और सिलेदार ये पागा के 2 प्रकार थे। पागा के 2 प्रकार थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पैदल सेना की बात की जाए तो इसमें भी एक रैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। जैसे इसमें रैंक होता था घुड़सवार, हवलदार, जमालदार, इसके अलावा 1 हजारी और इसके अलावा 5 हजारी। तो इसमें भी रैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। और इसमें पहली जो होती थी 9 जो पैदल सैनिक होते थे, 9 पैदल सैनिक, उनके प्रधान को कहा जाता था नायक। क्या कहा जाता था, नायक। क्या कहा जाता था, नायक। और अगर 3 नायक होते थे, देखो इसमें जो शिवाजी के इतिहास की बात की जाए तो 3 लेखकों ने इसके बारे में लिखा है। एक जादूनाथ सरकार, सबसे ऑथेंटिक जादूनाथ सरकार है, बात समझ आ गया। दूसरी बात की जाए तो सरदेसाई और तीसरा रानाडी। तो जादूनाथ सरकार ये कहता है कि 3 इसको नायकों के ऊपर, 3 नायकों के ऊपर एक हवलदार होता था। कौन होता था, एक हवलदार। ठीक। और 3 नायकों के बारे में 3 9 27, 9 27, समझ आएगा भाई। 9 सैनिक एक में है तो 3 में कितने हो गए, 27। कई जगह 3 मिलता है, कई जगह 5 मिलता है। अच्छा, इसके अलावा फिर वो आगे कहता है कि 3 हवलदारों के ऊपर एक जमालदार होता था। और कई किताबों में 3 मिलता है, कई किताबों में 4 मिलता है। ठीक है। और उसके ऊपर होता था 10 जमालदारों के ऊपर एक हजारी होता था, हजारी। देखो 3 या 4, 27 कैसे होता है, तो लगभग 100 गए तो 100 के ऊपर एक जमालदार। और 10 100 होता है 1000, 1000 के ऊपर 1000। बात समझ आ गया। और वही 10 के ऊपर कितना हो गया, 5 हजारी। 10,000 5 के ऊपर कितना होता था, 5 हजारी। तो ये थल सेना का, पैदल सेना का डिवाइडेशन था। तो जल सेना और थल सेना, बात समझ आ गई। अब साहब दूसरा आता था जल सेना। कौन सी सेना, जल सेना। जल सेना में देखते हैं जो
आपका छत्रपति शिवाजी था, वो पहला व्यक्ति था, उसने मराठा सल्तनत में जो जहाजी बेड़ा था उसको दोबारा से पुनर्गठित किया, जहाजी बेड़े को खड़ा किया, और उसके जो सेनापति थे उसका जहाजी बेड़े का 2 भागों में डिवाइडेशन किया। कितने भागों में डिवाइडेशन किया? 2 भागों में। क्योंकि मैंने कहा था कि सिद्धियों, उसने कोंकण तट जीता। कौन सा तट जीता था? कोंकण तट। बताओ कब जीता था? 1657 में। कब जीता था? 1600, जब मुगल उत्तराधिकार चल रहा था उस टाइम उसने फायदा उठाया और 1657 में कोंकण तट जीत लिया। कोंकण तट जीतते ही ये निश्चय हो गया कि उसे समुद्री सेना की जरूरत पड़ेगी, जल सेना की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। और वहां पे सिद्धि थे। कौन थे? सिद्धि। और सिद्धियों का जो विद्रोह था वो बड़ा जबरदस्त था, और सिद्धियों को पराजित करने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए उसने जल सेना का गठन किया। जो थल सेना था उसका जो प्रमुख था उसको कहा जाता था सर-ए-नौबत। क्या होता था? सर-ए-नौबत। और जल सेना का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था सरखेल। क्या कहा जाता था? सरखेल। बात समझ आई? अब ये जो जल सेना थी उसका 2 भागों में डिवाइडेशन किया उन्होंने। एक जो जल सेना थी वो दरिया सारंग इसके अधीन थी, और ये मुसलमान था। कौन था? मुसलमान। बहुत जबरदस्त समुद्री जहाजी बेड़ा था दरिया सारंग के अधीन। तो दरिया सारंग का ही किताबों में नाम मिलता है, दूसरे का नाम बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। उसका नाम था नायक। क्या नाम था? नायक। और नायक जो था वो कौन था? हिंदू। कौन था? हिंदू। हिंदू जल सेनापति। तो सेनापति इसके 2 थे। और बात की जाए जो सर-ए-नौबत तो हर किले में होता था। बात समझा रही? सर-ए-नौबत तो हर किले में एक सेनापति भी होता था, हर किले में एक हवलदार भी होता था। बताया ना मैंने, एक हवलदार, एक सर-ए-नौबत, और एक कौन सा होता था? सबनीस हवलदार। तो ये होता था सैन्य व्यवस्था का क्रम। किसके दरबार में? किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं? राजस्व व्यवस्था की। तो देखो शिवाजी के समय राजस्व व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसने, मैंने आपको अभी बताया कि 1679 में अन्नोजी दत्तो ने भू राजस्व सर्वेक्षण करवाया और उसने नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की। पहले तो भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी उनके? तो देखो भू राजस्व की अगर व्यवस्था बात की तो उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया कि भू राजस्व की 3 व्यवस्थाएं आप अपना अध्ययन करेंगे जो आधुनिक भारत में करेंगे। कौन कौन सी करेंगे? एक भूमि बंदोबस्त, स्थायी भूमि बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महालवाड़ी। ठीक है। तो दक्षिण भारत में यानी ये अहमदनगर और कि जो उसके टुकड़ों पे खड़े हुए हैं बीजापुर पे, तो जहाँ पे जो व्यवस्था चली आ रही है वो यहाँ पे चलेगी। तो यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। क्लियर? और जो जमींदारी व्यवस्था थी वो पूर्णतः इन्होंने समाप्त कर दी। जमींदारी व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर? अन्नोजी दत्तो ने अब भू राजस्व निर्धारण किया। वो किस तरीके से किया, क्या क्या किया? सबसे पहले तो इसने क्या किया कि जो भू राजस्व की दृष्टि से जो 4 प्रांत थे इनको 16 प्रांतों में बांटा। कितने प्रांतों में बांटा? 16 प्रांतों में विभाजित किया। 4 प्रांतों को कितनों में विभाजित कर दिया? 16 प्रांतों में विभाजित कर दिया। अब देखो तो इसमें जो मेन प्रमुख होते थे वो एक तो जिला और एक होता था तरफ। ठीक है। और जिला को उस टाइम परगना और कई जगह इसी को तालुका भी कह देते थे। क्या कह देते थे? तालुका। और यहाँ का जो राजस्व अधिकारी है, देखो परगने का प्रशासनिक अधिकारी होता था मामलातदार और तालुका का होता था तालुकादार। मामलातदार और तालुकादार। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राजस्व अधिकारी।
राजस्व अधिकारी। तो इसका जो राजस्व अधिकारी होता था परगना या तालुका का राजस्व अधिकारी, उसको कहते थे देशमुख, देशमुख या देश पांडे। देशमुख कहते थे, या कई जगह क्या मिलता है इसका नाम, देश पांडे। देश पांडे महाराष्ट्र में खूब प्रचलित है, उनके वंशज ही देश पांडे हो गए, ठीक है। और तरफ जो होता था, तरफ मैंने बताया परगनों को किस में डिवाइड कर दिया था, तरफ में। तो तरफ में जो होता था, जो राजस्व अधिकारी होता था, उसे कहते थे कारकून। कौन होता था, कारकून। कौन होता था, कारकून। और मैंने गांव का आपको पहले ही बता दिया, गांव, और गांव में वही राजस्व अधिकारी होता था जिसको क्या कहते थे, पाटिल। क्या कहते थे, पाटिल। हमारे यहाँ पटवारी होता है, पटवारी के बाद में तहसीलदार होता है, और तहसीलदार के बाद में कौन होता है, डीएम। कौन होता है, डीएम, जिला कलेक्टर, समझा, डीसी जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर को देशमुख या देशपांडे कहते थे, तहसीलदार को कारकुन कहते थे, और गांव के पटवारी को क्या कहते थे, पाटिल कहते थे। बात समझ आएगी। यहां क्या होता था, अगर भूमि की बात की जाए, भूमि बंदोबस्त या निर्धारण या नाप की बात की जाए, तो भूमि निर्धारण के लिए, माप के लिए इकाई थी, उसे कहते थे काठी। क्या कहा जाता था, काठी। भूमि माप किसके द्वारा किया जाता था, काठी में। और काठी में 20 काठी बराबर 1 बीघा होती थी। 20 काठी को कितना कहते थे, 1 बीघा कहते थे। 20 काठी बराबर 1 बीघा। अभी भी, अब जैसे तुमने पढ़ा होगा तो 3 कठिया प्रथा का नाम सुना है, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया आंदोलन, जो बिहार में गांधी जी का पहला आंदोलन था। 3 कट्ठे पे, यानी 20 कट्ठे में 1 बीघा होता था, तो 3 कट्ठे पे क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। अभी आधुनिक भारत में पढ़ाएंगे। तो और 120 काठी बराबर 1 चंवरी होता था। 120 काठी को क्या कहते थे, 1 चंवरी। तो भूमि माप की 2 इकाइयां प्रचलित थी, एक चंवरी और एक थी काठी, बीघा और चंवरी। तो बीघा तो क्या होती थी 20 काठी में, और चंवरी कितने में होती थी, 120 काठी में। समझ आएगा। और एक होता था मिरासदार। मिरासदार, मिरासदार जो होता था वो भूमि का पैतृक स्वामी होता था। भूमि का पैतृक स्वामी जो होता था उसे क्या कहते थे, मिरासदार। क्या कहा जाता था, मिरासदार। ये भूमि का पैतृक स्वामी होता था। नेक्स्ट चीज आती है कि साहब भू राजस्व कितना लिया जाता था। भू राजस्व कितना लिया जाता था। देखो, भू राजस्व की अगर बात की जाए तो मराठों द्वारा शुरू में जो भू राजस्व लिया जाता था वो 1/3 लिया जाता था। कुल भूमि के उत्पादन का 1/3 लिया जाता था। लेकिन बाद में इस भू राजस्व को बढ़ा के इन्होंने 40% कर दिया। कितना प्रतिशत कर दिया, 40% कर दिया। बात समझ आ गई। तो इसके अलावा, क्योंकि 1/3 के अतिरिक्त जो 40%, 1/3 का मतलब होता है 33%। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33%। तो 40% इन्होंने कर दिया। उसके अलावा उन्होंने शेष कर हटा दिए, शेष कर हटा दिए। और मराठों के 2 प्रसिद्ध कर थे, वो भी आप इसी में देख लो। एक था सरदेसाई और दूसरा था चौथ। सरदेसाई और चौथ, ये 2 कर बड़े इंपॉर्टेंट है मराठों के, और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। चौथ का यूपीएससी तक ने पूछा है। सरदेसाई के देख लो। सरदेसाई तो क्या होता था कि छत्रपति अपने आप को उस भूमि का मालिक समझता था। बात समझ आ रही है। छत्रपति जो शिवाजी था वो अपने आप को उस पूरी मराठा साम्राज्य का मालिक समझता था। इसलिए उसका ये पैतृक अधिकार था कि वो उनसे कुछ पैसा ले, वसूल करे उनकी सुरक्षा के बदले। तो ये जो होता था सरदेसाई, ये 10% टैक्स लिया जाता था। कुल राजस्व का कितना % लिया जाता था, 10%। तो यानी कुल जनता से कुल टैक्स 50% हो गया। यह मामला खत्म हो गया। जो चौथ होता था, वो चौथ के बारे में अलग अलग मत हैं। 3 विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक तो है रानाडे, दूसरा है जादूनाथ सरकार, और तीसरा है सरदेसाई।
इन तीनों के अलग अलग मत हैं। रानडे तो ये कहता है कि चौथ कर किसी तीसरी शक्ति से सुरक्षा के बदले लिया जाता था। जैसे ये राज्य है, इसका नाम है बरार, ये राज्य है, इसका नाम है अहमदनगर, और ये है मराठा। बरार को ये डर है कि मेरे ऊपर अहमदनगर आक्रमण करेगा, तो साहब ये मराठों को क्या दे देता, चौथ कर दे देता था, यानी ये इसकी सुरक्षा करेगा। बात समझ आएगी? तो ये क्या कहता था, तीसरी शक्ति से सुरक्षा के लिए, सुरक्षा हेतु दिया गया कर क्या कहलाता था, चौथ कहलाता था। जादूनाथ सरकार अलग कहता है। जादूनाथ सरकार कहता था कि मराठों द्वारा विजित क्षेत्रों से लिया गया कर, मराठों द्वारा विजित क्षेत्रों से वसूला गया कर, कि मराठे किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण कर देते थे और उससे क्या वसूल करते थे, चौथ वसूल करते थे। समझा क्या? और तीसरा है सरदेसाई, और सरदेसाई ये कहता है कि मराठों द्वारा मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए कोई ये राज्य है और ये ऐसे चाहता है कि साहब मेरे ऊपर मराठे आक्रमण मत करो, इसके बदले में मैं तुम्हारे को टैक्स दे दूंगा। तो ये सीमावर्ती जो राज्य होते थे मराठों के आसपास के, वो बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्हें लगता था मराठे कभी भी आ जाएंगे, पीट जाएंगे, तो उनको चौथाई कर दे देते थे, चौथ कर। और चौथ कर जो होता था वो होता था उनके राजस्व का 1/4 भाग। ये राज्य है, यहाँ 100 रुपये कुल राजस्व आ रहा है, तो उसको 25 रुपये किसको देने पड़ेंगे, मराठों को। किसको देना पड़ेगा, मराठा। तो कुल मिला के एक बात तो निकल के आ गई कि ये दूसरा राज्य देता था, या तो वो भैंसे देता था, या फिर उसके ऊपर आक्रमण किया जाता तब देता था, या आक्रमण के भैंसे देता था, या दूसरे के आक्रमण के भैंसे देता था। तो कुल मिला के चौथ जो है, अगर लंबा लिखने को मिले तब तो तीनों मत लिख देना, अगर लंबा लिखने को नहीं मिले तो सीधी सी बात है, पड़ोसी राज्य से बलपूर्वक वसूला गया, बलपूर्वक वसूला गया। राज्य से थोड़ी देगा कोई दूसरा राज्य। और कुल राजस्व का कितना होता था, 1/4। ये ही मैन कर होता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सैन्य व्यय किया, छत्रपति ने बहुत सैन्य व्यय किया था। और उसके भू राजस्व जो था उससे खर्चा नहीं चलता था, उसका खराजात भू राजस्व से नहीं चलते थे, उसका मेन खर्चा जो निकलता था वो चौथ कर से निकलता था। बात सुन जाएंगे? जब भी पैसे की कमी हो गई, सैनिकों में हाहाकार मचने लग गया, उठाओ सैनिकों को और आक्रमण कर दो दूसरे राज्य पे, वहाँ पैसे आएंगे, बांट के खा लेंगे। बात समझ आएगी? तो ये थी इसकी राजस्व व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखी, इसकी सैन्य व्यवस्था देखी, इसकी राजस्व व्यवस्था देखी, और इसका और बाकी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ही ली है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट हो गया है छत्रपति शिवाजी, और जो मराठा सल्तनत है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें जो पेशवा काल आएगा वो अपन अलग से आधुनिक भारत में अध्ययन कर लेंगे, पेशवाओं का। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये राजस्व व्यवस्था है, सरदेसाई, चौथकर। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1679 में अन्नोजी दत्तों ने भू राजस्व सर्वेक्षण किया। उसने 4 प्रांतों को 16 प्रांतों में विभाजित किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। जमींदारी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त किया। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले लागू की थी वो मलिक अंबर ने की थी। किसने की थी? मलिक अंबर ने, जिसे दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? टोडरमल कहा जाता है। आप ये समझते तो बहमनी साम्राज्य। अच्छा, मलिक अंबर किसके दरबार में था? मलिक अंबर था अहमदनगर के दरबार में। किसमें? अहमदनगर में। और अहमदनगर में भी मुर्तजा सेकंड में। किसमें? मुर्तजा सेकंड ने। समझा क्या? चांद बीबी के बाद में जो बना था उसकी बात हो रही है। और वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था समाप्त की। भू राजस्व 1/3 था, यानी 33% था, जिसे बढ़ाकर 40% कर दिया। अन्य सभी करों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पान कर, राहदारी कर, सारे करों को। और बाद में इनके ऊपर एक कर और लगता था जिसे कहते थे सरदेसाई कर। सरदेसाई कर 10% लिया जाता था भू राजस्व का, और वो छत्रपति द्वारा इसलिए लिया जाता था क्योंकि वो उस पूरी जमीन का मालिक था, स्वामी था, और उनकी रक्षा कर रहा था। और इन प्रांतों की अगर बात की जाए तो भूमि की माप जो की जाती थी वो काठी में की जाती थी। किस में की जाती थी? काठी में।
20 काठी 1 बीघा होती थी, 120 काठी 1 चौवरी होती थी। और यहाँ भू राजस्व जो इकट्ठा किया जाता था वो 3 स्तरों पे किया जाता था, गांव पे, गांव से तरफ में, और तरफ से जिला या तालुका या परगना। यहाँ से डायरेक्ट ये ऊपर पहुंचता था, राजा के पास सीधा पहुंच जाता था। तो यहाँ देखो, गांव में जो इकट्ठा करता था उस गांव के राजस्व अधिकारी को पाटिल कहा जाता था। तरफ में जो इकट्ठा करता था राजस्व अधिकारी उसको कारकून कहा जाता था, जो वर्तमान में तहसीलदार के समकक्ष था, ये पटवारी के समकक्ष था। और जिला या परगना या तालुका में जो किया जाता था उसे देशमुख या देश पांडे कहते थे, जो वर्तमान में अभी भी महाराष्ट्र में कुछ समय पहले तक जो जिला कलेक्टर होता था उसे देश पांडे ही कहते थे। बात समझ आएगी? जो जिला कलेक्टर होता है वहाँ पे उसको क्या कहते थे? देश पांडे, अपने नाम से पहले ये लगाते थे। और ये तहसीलदार कारकुन अपने नाम से पहले लगाते थे, क्योंकि ये अपने आप की जो छत्रपति वाली छवि थी इसको बरकरार रखते थे। और मिरासदार की अगर बात की जाए तो भूमि का पैतृक स्वामी होता था, यानी कुछ जमींदारी व्यवस्था तो उन्होंने समाप्त कर दी थी, लेकिन कुछ जमीनें ऐसी होती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, राजा के द्वारा दी गई होती थी। तो उस जो भूमि का पैतृक स्वामी होता था उसे क्या कहा जाता था? मिरासदार को आता था। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम टॉपिक था चौथकर। चौथकर की बात की जाए तो ये 3 अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। पहला जो मत दिया है रानाडे ने कहा है कि कोई पड़ोसी राज्य दूसरे राज्य से, तीसरे राज्य से आक्रमण से सुरक्षा के लिए मराठों को चौथकर देता था, भाई आप मेरे ऊपर वो आक्रमण करें, आप मेरी सुरक्षा करना। ये जबकि जादूनाथ सरकार की बात की जाए तो वो कहता है कि मराठे किसी भी राज्य के ऊपर अटैक करते थे और आक्रमण करके बदले में क्या वसूल करते थे? चौथकर करते थे। और तीसरा जो होता है सरदेसाई की बात की जाए तो सरदेसाई ये कहता है कि मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो पड़ोसी राज्य होते थे वो कौन सा कर दिया करते थे? चौथ कर दिया करते थे। इस प्रकार राजस्व व्यवस्था कंप्लीट हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।